अबे हर्ष, कंप्लीट साइक्लिक कंजुगेशन है क्या? नो सर। तो एंटी एरोमेटिक होगा क्या? नो सर। तो आंसर समझ में आ गया? बोल जल्दी, आंसर समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार बता सर, नहीं आ रहा। पहले वाला कंपाउंड में अगर यहाँ से आयोडीन हटाएंगे तो जो कंपाउंड निकल के आएगा वो कंपाउंड वाला पार्ट में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरे वाले से अगर आयोडीन हटाएंगे तो साइड में लिखता है। दूसरे वाले केस में अगर आयोडीन को हटाएंगे तो इस केस में कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। और तीसरे वाले केस में जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे तो ये भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड और थर्ड में? सर सेकंड वाला। क्यों? सर ज्यादा उसको पॉजिटिव को भर रहा हूँ। ज्यादा रेजिडेंस है, ठीक है, दो जगह से रेजिडेंस हो सकता है, जबकि थर्ड में एक जगह से रेजिडेंस हो सकता है। तो वन के बाद क्या ऑर्डर हो जाएगा? समझ आएगा? और कोई डाउट है किसी को तो बोलो, फटाफट बोलते जाओ डाउट। सर आंसर ये दिया हुआ था। आंसर ए दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। ए आंसर दिया हुआ है। यस सर। नहीं, आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर बी चेंज कर लो, आंसर बी होगा। हम भी करेक्शन कर लेते हैं इसमें। हाँ भाई, और कोई बोलो, और कोई डाउट? सर 20 नंबर। 15 कौन सा? 15 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसी वाले में, एक्सरसाइज 3 में। यस In an SN1 reaction on chiral center, there is 100% racemation. थोड़ा गलत है। Inversion more than retention leading to partial racemation. ये हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल सिचुएशन में 100% रेस्माइजेशन तो होगा, लेकिन रियल सिचुएशन में इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट। और बोला भी था तुम लोग को, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन होने के बाद। ऑल्दो तुम लोग खुद से रीडिंग कर सकते हो कोलैबोरेट में, मालूम पड़ जाएगा इस चीज के बारे में। लेकिन इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन प्रोडक्ट, ठीक है? और कोई डाउट? 20 क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट फॉर द एबव रिएक्शन? तो इस केस में इस तरह का सवाल शायद कराए थे स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो नहीं कराए थे, बट कराए थे सवाल। जब यहाँ पे Cl वाला पार्ट हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो बना, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से रेजोनेंस में जा सकता है। तो जब ये पार्ट रेजोनेंस में जाएगा तो रेजोनेंस में जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज दूसरे पोजिशन पे आ सकता है। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, एक प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ वाले पार्ट पे OH आएगा। और दूसरे वाले केस में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ से भी OH बना सकता है। तो इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरोइसमर 2 बनेगा, दूसरे कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ स्टीरोइसमर 2 बनेगा, क्योंकि पहले वाले केस में जो डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता, लेकिन एक कायरल सेंटर है। और दूसरे वाले केस में कंपाउंड में कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो एक जगह स्विस ट्रांस और दूसरी जगह RS नोमेनक्लेचर निकल के आएगा। इसका मतलब टोटल 4 प्रोडक्ट बनना चाहिए, जिसमें से 2 पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा और 2 पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव नेचर का होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो व्हाट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन? टोटल 3 प्रोडक्ट का फॉर्म गलत है, क्योंकि टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। जो प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और यहाँ वाले पार्ट में अगर हम लोग SN1 का नॉर्मल कंसेंट्रेशन लेके चले तो कंप्लीट रेस्माइजेशन होगा, मतलब ओवरऑल एक रेस्मिक मिक्सचर बनेगा, और वो मिक्सचर पूरा का पूरा ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आएगा। फिर उसके बाद टोटल 2 प्रोडक्ट्स आर कायरल। टोटल 2 प्रोडक्ट मतलब ये दोनों पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मेथड ऑफ सही है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्मिंग द रिएक्शन। बिना कार्बोकैटायन बनाए हम लोग SN1 रिएक्शन करा ही नहीं सकते, तो लास्ट ऑप्शन गलत है। और कोई डाउट? सर 19 नंबर। 19 नंबर इसी का सही है। यस सर। तो 20 का डी दिया हुआ था। 20 का डी दिया हुआ था। नहीं, इसमें correct है।
क्वेश्चन नंबर 19, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 19 वाले पार्ट में बोला है SN1 reaction undergoes through a कार्बोकेटाइन डेरिवेटिव as follows। RX वाले पार्ट से कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर X माइनस वाला पार्ट तो देगा तो H2 ऐड अप होता है, जो हम लोग का बेसिक मैकेनिज्म है मेंशन कर रखा है। और पहला स्टेप जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि R के साथ जब X हटेगा तो केस में R प्लस और X माइनस बनेगा। तो तुमको तो बोला था क्लास में कि X माइनस फिर से रिएक्शन कर सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उस रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है अपने को। तो जब SN1 बोलेंगे हम लोग, तो SN1 के टाइम हम लोग केवल RX का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और H2 के बॉन्ड को एड अप करेंगे। इस रिवर्सिबल रिएक्शन का हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं इस चीज का, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहला स्टेप रिवर्सिबल दे रखा है, दूसरे स्टेप हम लोग के पास फास्ट स्टेप दे रखा है, और R वाला पार्ट टर्शियरी ब्यूटाइल आयन आइसोप्रोपाइल इथाइल मिथाइल दे रखा है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल वाले पार्ट का मतलब है इस टाइप का स्ट्रक्चर। दूसरा आइसोप्रोपाइल का मतलब हो गया ये स्ट्रक्चर, फिर एक्स। तीसरा उसके बाद इथाइल वाला पार्ट इथाइल एक्स, और सबसे लास्ट में मिथाइल, इसका मतलब CH3 सकता है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आइसोप्रोपाइल वाले पार्ट में, फिर इथाइल वाले पार्ट में, फिर मिथाइल वाले पार्ट में। तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयन ठीक है, आइसोप्रोपाइल इथाइल और मिथाइल, इसका मतलब पहला स्टेप चाहिए। दूसरा द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग आयन के बनने की टेंडेंसी, ठीक है, आयन के फॉर्मेशन की टेंडेंसी। तो जिधर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे आयंस सबसे इजीली बनेंगे, उधर बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक होगा। तो जिधर कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है वहाँ बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, वहां पे आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा आसान होगा। तो CH3X में बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे मुश्किल था, क्योंकि CH3 प्लस सबसे डिफिकल्ट कार्बोकेटाइन बन रहा है, फिर सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन में सबसे हाईएस्ट NEX में होगा, फिर ETH में आइसोप्रोपाइल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल, स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड ऑप्शन में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन वही से आया है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सबसे कम होगा। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है, मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 एंड 3। और गुड आउट Sir, 2 number. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3 part 1. ओके, एक मिनट रुको। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इन द एबव रिएक्शन द रेट इज फास्टेस्ट व्हेन X इज। तो इस तरह का पार्ट हम लोग सबसे पहले या सबसे इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला पार्ट जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा तेज रिएक्शन होगा। तो लिविंग ग्रुप X वाला पार्ट जितना अच्छा होगा उस केस में कोई ग्रुप वहाँ पे ज़्यादा इजीली अटैच होगा। तो इस केस में OH मतलब OH माइनस लिविंग ग्रुप है, NH2 माइनस लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ S के ऊपर माइनस चार्ज लिविंग ग्रुप है, और चौथे वाले केस में ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज लिविंग ग्रुप है। तो ठीक देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज, सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ का ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि इस केस में नहीं जा सकता, और पहले दूसरे में भी नहीं जा सकता। इसका मतलब यहाँ का पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे वीक बेस, और सबसे वीक बेस इसका मतलब सबसे, इनफैक्ट हमको लगता है थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर है शायद मेरे हिसाब से। यहाँ पे जैसे थर्ड स्ट्रक्चर और फोर्थ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था स्ट्रक्चर, क्योंकि सल्फर वाला पार्ट डायरेक्टली अटैच नहीं होता है इस तरीके से, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। लास्ट वाले केस में केवल CH3 है, और उसके पहले वाले केस में ये तो है ही, लेकिन यहाँ OCH3 है। कभी भी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन OCH3 का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा सकता है। तो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन को OCH3 वाला पार्ट हिंडर करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है तो थोड़ा लेस स्टेबल हो पाएगा, उतना कम रेजोनेंस करेगा तो थोड़ा लेस स्टेबल होगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन में
नेगेटिव चार्ज, मोस्ट स्टेबल, और जितना स्टेबल अनायन, उस केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वीक मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में कम होगा, और जितना वीक बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप बोला जा सकता है, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा यहाँ से कंपाउंड को उतना इजीली हटाया जा सकता है, तो आराम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके ये इंटरप्रिटेशन आराम से किया जा सकता था। तो सबसे स्टेबल अनायन डी में, सबसे वीकेस्ट बेस डी वाला, और सबसे वीकेस्ट बेस तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, और जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही हायर होगा। और कोई डाउट? सर पार्ट 2 का 15। पार्ट 2 का एक मिनट करेक्शन। हाँ, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15। अब पार्ट 2 का 15 बोल रहे, एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का। यस सर। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 15, एक इसको छोड़ देना है। आज कोई हमसे आज भी डाउट पूछा था, ये मैसेज किया था, ये जो बी ऑप्शन वाला पार्ट है ये अभी सॉल्व नहीं कर सकते हमको, हम केवल पहला दूसरा को देख करके अच्छा नहीं वैसे सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट इसमें हम लोग को प्रोडक्ट बनाना नहीं आता है। इस क्वेश्चन को छोड़ दें, हम केवल ये देख करके सवाल देंगे। तो इसका जब प्रोडक्ट बनेगा तो मालूम पड़ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये रिएक्शन कभी नहीं मालूम पड़ते थे, तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देना। इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा देते हैं, अब इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इस चीज को छोड़ दो। सर इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 10 में ए क्यों नहीं होगा? एक सेकंड, इसी पार्ट के क्वेश्चन नंबर 10 में एक यूज होगा। ये सही है क्या? जैसे कार्बोकेटायन बना है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा टर्शियरी ब्यूटाइल पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों में तो ठीक है, ये ऑर्डर ज्यादा होगा। खुद से सोच के बताओ इन दोनों कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? बताओ भाई। सर दूसरे वाले पार्ट में रेजोनेंस भी होगा। हाँ तो बोलो तो कुछ ज्यादा स्टेबल कौन सा, पहला या दूसरा? पहला पहला, दूसरा? नाइन हाइपर कंजुगेशन इज ज्यादा स्टेबल था, वो रेजोनेंस में बताए थे। 9 हाइपर कंजुगेशन में बेंजीन रिंग के रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, तो बेंजीन से अगर ज्यादा स्टेबिलिटी इस पार्टिकुलर पार्ट में, और बेंजीन वाला पार्ट इससे तो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेजोनेंस है, जबकि यहाँ वाले पार्ट में ज्यादा लंबा रेजोनेंस हो पाएगा, टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है। तो बेंजीन वाला पार्ट इससे ज्यादा स्टेबल, और टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन बेंजीन से ज्यादा स्टेबल, तो बाकी अंतर मेरे साथ समझा दिया होगा। और कोई डाउट? सर पार्ट 13 का 9। कौन सा पार्ट 13 9 क्वेश्चन। पार्ट 13 भी है कोई? सॉरी 3 सर 3। डरी है कि मेरे मतलब इतना सारा पार्ट है हमको नहीं मालूम। पार्ट 13 का, चलो 9 का, तो पार्ट 13 का 9। हाँ बोलो, तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सवाल समझ में नहीं आया सर समझ। पहला पार्ट, द मोस्ट रिएक्टिव क्लोरीन टुवर्ड्स H2O, इसका मतलब हम लोग वाटर एज अ सॉल्वेंट रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और दूसरा अल्काइल हैलाइड दे रखा है, हेलोजन से मतलब अल्काइल हैलाइड दे रखा है, तो अगर अल्काइल हैलाइड दे रखा है इस केस में पॉजिटिव चार्ज बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो इस केस में ऑक्सीजन वाले पार्ट का प्लस एन इफेक्ट ऑपरेट करेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ भी ऑपरेट नहीं करेगा वहाँ पे। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्लोरीन 1 हटाते हैं, तो यहाँ वाला पार्ट आता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें 3 हाइपर कंजुगेशन, इधर 2 हाइपर कंजुगेशन, मतलब यहाँ पॉजिटिव नहीं होता तब की बात कर रहा है। अच्छा, तभी भी 2 हाइपर कंजुगेशन नहीं है, एक ही हाइपर कंजुगेशन है, और लेफ्ट साइड में 2 हाइपर कंजुगेशन।
अगर क्लोरीन 2 वाले पार्ट को हटाते हैं तो इसके ऊपर के साइड में कोई हाइपरकंजुगेशन नहीं है, नीचे के साइड में एक हाइपरकंजुगेशन। और क्लोरीन 3 को हटाते हैं अगर, तो इस केस में ऑक्सीजन का प्लस एम सकता है। तो प्लस एम सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखेगा कार्बोकैटायन का। तो थर्ड वाला कार्बोकैटायन, मतलब थर्ड वाले क्लोरीन को हटाने से जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर उसके बाद 1 का नंबर आएगा, उसके बाद 2 का नंबर आएगा। ये ऑर्डर 3 बुझाया? यस सर। और कोई डाउट? सर पार्ट 3 का 13। पार्ट 3 का 13 कि पार्ट 13 का 13? नहीं सर 3 का 13। पार्ट 3 का 13। हाँ, ये सवाल बोला था सोच के देखना, ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन कराया था जिसमें AgNO3 डाला था, तो बोला था वहाँ पे कि AgNO3 वाला पार्ट Br माइनस के साथ कंबाइन करके AgBr प्रेसिपिटेट कराएगा। इन जनरल ये रिएक्शन तभी होता है AgNO3 वाला पार्ट का, जब हम लोग का कार्बोकैटायन रिलेटिवली ठीक ठीक स्टेबल है। जैसे अगर मान लो पहले वाले केस में क्लोरीन को हटाएंगे, जो कंपाउंड बनेगा ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अनस्टेबल होता है, ये नहीं बनना चाहेगा। इस केस में आपको क्लोरीन भी नहीं हटना चाहेगा, तो रिएक्शन नहीं दे सकता। और वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, AgCl वाला पार्ट वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो इस केस में AgCl वाला पार्ट Cl माइनस के साथ कंबाइन करने से, और Ag+ जब कंबाइन करेगा तो AgCl प्रेसिपिटेट कराएगा। पहले में कॉम्बिनेशन तो हो सकता था, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटायन इज नॉट अ पॉसिबल ऑप्शन। ये नहीं बन सकता, मतलब रिएक्शन भी नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन भी नहीं दे सकता, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो हमने लिस्ट लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो SN1 रिएक्शन, उसमें इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरे वाले केस में क्लोरीन को हटाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, तीसरे वाले केस में क्लोरीन को हटाएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो 2 आंसर होना चाहिए। इसमें और भी कुछ है क्या? अच्छा हाँ, और भी नीचे दे रखा है कंपाउंड। तो नीचे वाले पार्ट में जैसे अगर हम लोग कंपाउंड को क्लोरीन को हटाते हैं तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब बेंजाइल कटायन बहुत अनस्टेबल होता है, ये भी नहीं बन सकता, इसीलिए SN1 रिएक्शन नहीं देता है। इसके आगे वाले पार्ट को अगर हटाएंगे पॉजिटिव चार्ज, तो अगर ढंग से देखे तो मालूम पड़ जाएगा कि कंपाउंड वाला पार्ट हमको तो एरोमेटिक दिख रहा है। अगर हम लोग क्लोरीन को हटाते हैं तो इस को ऐसा करते हैं, जो पाई बॉन्ड यहाँ दे रखा है उस पाई बॉन्ड को राइट साइड वाले रिंग में रख देते हैं। पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में, लेफ्ट वाले रिंग में कि राइट वाले रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा रिंग है इसमें रेजोनेंस करा दो, तो पाई बॉन्ड अलग जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे डाल दिए, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज, ये रिंग वाला पार्ट आराम से एरोमेटिक नेचर का है। इसका मतलब यहाँ से क्लोरीन हट के एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, तो आराम से बन सकता है। तो ये भी प्रेसिपिटेट देगा। और उसके आगे वाले पार्ट में अगर इसको यहाँ से हटाएंगे, पॉजिटिव चार्ज में 2 बेंजीन रिंग का रेजोनेंस है, आराम से ये रिएक्शन दे सकता है। मतलब कार्बोकैटायन बनना पॉसिबल होना चाहिए, तो बन जाएगा। अगर एकदम एंटी एरोमेटिक टाइप का कंपाउंड है या फिर अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कार्बोकैटायन का केस है, जो कि लिखे थे ना, जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो SN1 रिएक्शन, अगर उस तरह का केस है कार्बोकैटायन से रिलेटेड, तब उस केस में हम लोग Cl माइनस या Br माइनस को प्रेसिपिटेट आउट नहीं करा सकते। इस तरह का कंपाउंड वाइट प्रेसिपिटेट नहीं देगा, बस कार्बोकैटायन से रिलेटेड सवाल है। और कोई डाउट? सर 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिनट। कोई और भी कुछ बोला था 20 के अलावा? कोई क्या बोल रहा था? और भी कोई सवाल था क्या? हाँ सर, पार्ट 2 का 30। एक सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव? तो बनने लायक सवाल है। पहले तो सारे पोजिशनल आइसोमर बना लो। तो जैसे इसको अगर हम लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं 5, और पहले वाले केस में ब्रोमीन अगर लगाएंगे तो तीनों मिसाइल में तो कहीं एक जगह पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर अगर लेके चले तो इस पार्टिकुलर कार्बन के तो चारों कार्बन अगर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और यहाँ पे मिसाइल भी, तो इसके आगे वाले पार्ट में ब्रोमीन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब और आगे जाएंगे 4, 5, उसके बाद हम लोग इस कार्बन पे आराम से ब्रोमीन ग्रुप लगा सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ब्रोमीन वाला पार्ट दोनों मिसाइल में से किसी एक मिसाइल पे लगा सकते हैं। तो कौन कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है ऐसा पूछा है। पहला वाला कंपाउंड में कोई कैरो सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरे वाले केस में एक कैरो सेंटर है,
द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। थर्ड वाले केस में कोई भी कैरल सेंटर नहीं है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और फोर्थ वाले केस में कैरल सेंटर मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो टोटल 2 होगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट? 2। सर आंसर 4 दिया हुआ था। एक सेकंड, फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली, तो ऑल आइसोमर भी बोला है कितने कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो जो वहाँ पे कायरल सेंटर आया तो इसका मतलब 2 स्टीरियो आइसोमर है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे भी दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या जो क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है, हम ध्यान दीजिए, ये ऑल आइसोमर, तो 4 आंसर हो जाएगा। और कोई डाउट? पार्ट 2 का 30। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट, अच्छा इसी के पार्ट 2 का ना? हाँ सर, एक्सरसाइज पार्ट 3 2 का का क्वेश्चन नंबर 30। ये तो पार्ट 3 है सर। पार्ट 2 है ये, पार्ट 2। नहीं सर, पार्ट 3 है ये। थोड़ा जूम डिस्कनेक्ट हो गया है, कुछ मिनट का प्रॉब्लम। नेट गायब हो गया, मुझसे कुमार वाला से कर लेते हैं। थोड़ा नेट कनेक्ट करने दो, नेट गायब हो गया। आज न्यूज मालूम पड़ा होगा तुम लोगों को, फिर से लॉकडाउन स्ट्रिक्ट हो रहा है हर जगह। और हम पहले भी बोले थे कि होने वाला है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लोग मजे से बाहर घूम रहे हैं। बोकारो में भी आज 29 केसेस बोले गए हैं कि 29 केसेस आए हैं। और सिटी सेंटर में भी एक केस आया है, न्यूज में आया नहीं है जी, बट सिटी सेंटर में भी एक केस आ गया है। चास में कोई गोलगप्पा का दुकान है, उसको हम गोलगप्पा खाने भी नहीं जा सकते, बड़ा लोड हो गया, हमको घर में ही सब बनाना पड़ेगा। दुखी हो गया। 50 में तो 6 आ गया सर। हाँ वही, पूरे बोकारो में 29 केस आया है आज, मतलब कल मिला करके आज आया है। तो घर से बाहर मत निकलो, घर में। एक सेकंड, कनेक्ट हो गया नेट। पार्ट 2 ही तो है भैया, देख रहे हैं पार्ट 2। हाँ ये सर, ये क्वेश्चन नंबर 30, किसका डाउट है वैसे ये? सर आर्यमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस विद NaH। तो जैसे एक चीज सोच के देखो, NaH के साथ हम लोग को हाइड्रोजन वाले पार्ट को लिबरेट करना है बेसिकली। तो ऐसा सोच के देखो, जैसे यहाँ का रिएक्शन का सवाल नहीं है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का सवाल है। जैसे मान लो ROH है, तो इसका रिएक्शन हम लोग अगर H माइनस के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में क्या बनेगा। तो इस केस में सर लिख सकते हैं ना हम लोग, प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के पास, एक मिनट, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग के पास H प्लस हटेगा यहाँ से, RO माइनस बनेगा, और उसके अलावा H2 बनेगा। इस माइनस वाला पार्ट H प्लस के साथ कंबाइन करके H2 बनेगा। तो सोच के देखो आर्यमान, ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, सोच के देखो। हाइड्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल पार्ट हो गया, और यहाँ वाले पार्ट में लेस स्टेबल पार्ट है। तो लेस स्टेबल पार्ट मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है? यस सर। फिजिबल है। तो अगर फिजिबल है तो यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो इन चारों केसेस में जहाँ पे H2 गैस लिबरेट हो सकता है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे रिएक्शन फिजिबल हो सकता है एसिड बेस रिएक्शन, H माइनस जहाँ पे H प्लस के साथ कंबाइन करके H2 गैस बना सकता है, वो रिएक्शन फिजिबल निकल के आएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। समझ आया?
हाँ हाँ सर आ गया। ट्राई करके देखेगा। यस चलो ठीक है, ओके। और कोई डाउट? एक्सरसाइज 2 का 34। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 34। सर ऑप्शन डी और एक मिनट एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 34। हाँ, उसका ऑप्शन बी और डी। सी और डी। कौन सा ऑप्शन, सी और डी या बी और डी? बी। बी। सवाल में से बोला है which one of the following will give D and L form in SN1 reaction? तो D and L form मतलब रेसिमिक मिक्सचर चाहिए in SN1 reaction as major product। तो पहले वाले केस में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब जहाँ ब्रोमीन है वहीं वाले पार्ट पे कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, बट यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कंपाउंड में डी और एल की तो बात ही नहीं कर सकते। दूसरे वाले केस में ब्रोमीन अगर हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज, रीअरेंजमेंट यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता यहाँ अगर न्यूक्लियोफाइल लगेगा, एक कायरल सेंटर है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दो आइसोमर बनेंगे डी एंड एल। थर्ड वाले केस में अगर यहाँ से ब्रोमीन हटाते हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैच करते हैं, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, तो कोई कायरल सेंटर नहीं बनेगा, क्योंकि C2H5 वाला पार्ट है दोनों तरफ, तो यहाँ पे भी केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, नो स्टीरियोइसोमर। और फोर्थ वाले केस में अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो रीअरेंजमेंट दिख रहा है हमको, और जब रीअरेंजमेंट होगा उस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहीं पे फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं है मेजर प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी कायरल सेंटर नहीं है, और दूसरे साइड दो हाइड्रोजन है, मतलब कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसमें एक स्टीरियोइसोमर वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट में, मतलब डी एंड एल नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और कोई डाउट? पार्ट 5 में दिया हुआ था कि I माइनस ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का। हाँ, पार्ट गलत 5 क्या है? हाँ, गलत क्या है इसमें? सर वीक बेस है ना, तो अबे नालायक आदमी, हम ऐसा कब बोले वीक बेसिस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? ऐसा कभी बोले क्या? ऐसा तब बोले जब डोनर एटम सेम है, तब स्ट्रॉन्ग बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर अलग अलग मीडियम है, तो जैसे पोलर प्रोटिक मीडियम है तो लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, अगर नॉन पोलर मीडियम है तो भी लार्जर बेसिस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो आई माइनस एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सबसे ज्यादा बड़ा बेस है, सबसे ज्यादा बड़ा बेस है, इसका मतलब क्या है? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। आई माइनस काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। बेस वीक है, ऑल्दो बेस वीक है, बट न्यूक्लियोफाइल, और ये बोला भी तो था तुम लोगों को कि बेस और न्यूक्लियोफाइल अलग चीज है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अप्रोच कर रहा हो, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने की टेंडेंसी, और बेसिक स्ट्रेंथ H प्लस को खींचने की टेंडेंसी, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। और कोई डाउट? बोलो भाई जल्दी, और कोई डाउट? चलो डाउट नहीं है तो फिर लेक्चर शुरू करते हैं। SN2 रिएक्शन वाला पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, SN1 के जैसा ही है ऑलमोस्ट, विद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पे SN2 रिएक्शन वाले पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली, जैसे SN1 रिएक्शन था उसी टाइप से SN2 रिएक्शन वाला पार्ट भी है, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में भी जब SN1 शुरू किया था तो उस टाइम पे मेंशन किया था कि S वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, N वाला पार्ट जो है सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था इस चीज को, न्यूक्लियोफिलिक को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो 2 वाला पार्ट है ये चीज बाई मॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि SN1 में जो 1 वाला पार्ट है वो यूनिमॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट नहीं करता, बोल देते हैं लोग उसको, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर मान लो लोग SN2 रिएक्शन कंसिडर करके चले,
तो देख के ऐसा ही लगेगा कि हम लोग का जो रिएक्शन वाला पार्ट है, मतलब हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाने की जो टेंडेंसी है वो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि एक मिनट रुको। तो हम लोग ऐसा कंसिडर करके काम कर सकते हैं, जैसे रिएक्शन वाला पार्ट तो एग्जैक्टली सिमिलर टाइप है, SN1 रिएक्शन हो SN2 रिएक्शन वाला पार्ट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोग का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा मैकेनिज्म वाले पार्ट में। रिएक्शन सिमिलर टाइप का है, जैसे मान लो R के साथ लिविंग ग्रुप है और इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएं, तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में जहाँ लिविंग ग्रुप है वहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप वाला पार्ट आराम से रिमूव हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ये बोलने का एक नॉर्मल सा तरीका हो सकता है कि जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आ रहा है वहाँ से लिविंग ग्रुप हटेगा, ऐसा लिख दिया है। SN1 में भी सेम चीज हुआ था, बट SN1 वाले पार्ट में जो लिखने का तरीका था, जब उसका मैकेनिज्म मेंशन किए तो पता चला कि पहले लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा, कार्बोकेटायन बना, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो फिर इस केस में डेफिनेटली कुछ नया तो हो रहा है, तभी जाकर के हम लोग इस तरह के कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं या फिर नए टाइप के कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में SN2 रिएक्शन, और ये पार्ट नोट कर लो SN2 में क्या क्या चीजें दे रखी है वहाँ पे। और रिएक्शन नोट करने के बाद 2-3 पॉइंट मेंशन करेंगे, तब मैकेनिज्म हम लोग मेंशन करेंगे। नोट करते जाओ पॉइंट। अरे वीडियो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? बताओ भाई। नहीं ओके, अब हम अगर उधर का ऑडियो ऑन कर रहे हैं तो दिक्कत आएगा, बड़ा दिक्कत है भाई। चलो पहला पॉइंट नोट करो इसमें, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। और सिंगल स्टेप रिएक्शन तो है, इस चीज को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल दिया करेंगे, मतलब नाम वही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। दूसरा, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और इसके अलावा जैसे एक छोटा सा पॉइंट होता है जो हम लोग कंसिडर करते हैं, वो हम मेंशन कर रहे हैं केवल, लेकिन इस चीज को लिखाएंगे हम लोग आगे जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे तब। पूरे का पूरा रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा लिविंग ग्रुप के बैक साइड अटैक करता है। बैक साइड अटैक मतलब जिस साइड में लिविंग ग्रुप है उस साइड से अप्रोच नहीं करेगा, हमेशा उसके अपोजिट साइड से अप्रोच करेगा। ये एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग को कंसिडर करते हुए काम करना होता है। तो उस केस में जब हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का कंसिडरेशन आता है तो उस पार्टिकुलर कंसिडरेशन में इस पॉइंट का थोड़ा सा यूज आएगा। और भी पहले हम लोग मैकेनिज्म मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या बैक साइड अप्रोच होता है इस चीज को मेंशन करेंगे, तब उसके बाद फिर हम लोग फैक्टर्स वाले पार्ट पे आराम से मूव कर सकते हैं। तो इस केस में जैसे रिएक्शन में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन का मतलब कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होगा, केवल एक ट्रांजिशन स्टेट होगा, विदाउट एनी इंटरमीडिएट आराम से रिएक्शन करा सकते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का है, सिंपल सा मैकेनिज्म, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं इसमें। जैसे रेजोनेंस कराते थे एग्जैक्टली सेम चीज। आर के साथ हम लोग का लिविंग ग्रुप है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा कार्बन चेन पे, और जैसे रेजोनेंस में कराते थे कि पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां से पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आगे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कहीं जाता था वहां से पाई बॉन्ड को हटा देते थे। न्यूक्लियोफाइल कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा जिस कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, और उसी स्टेप में फिर हम लोग आराम से लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटा के काम कर सकते हैं। तो उसी स्टेप में हम लोग का लिविंग ग्रुप वाला जो पार्ट है वो आराम से रिमूव हो जाएगा, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में
R के ऊपर या जिस कार्बन पे लिविंग ग्रुप है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया, जिसकी वजह से लिविंग ग्रुप वहां से रिमूव हो गया। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन, उसके साथ लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके हट गया। तो एक ही स्टेप है, इसका मतलब यही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना है और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो अगर एक स्टेप का रिएक्शन है तो डेफिनेटली वही अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ऐसा हम लोग मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट करो डायग्राम। और इसके बाद हम लोग इसी डायग्राम के बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट, अगर हम लोग रेट लॉ के हिसाब से आरडीएस वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए रेट का एक्सप्रेशन लिखें, तो आरडीएस वाले पार्ट में एक ही स्टेप है। आरडीएस वाले पार्ट में जो सबस्ट्रेट है ये भी इन्वॉल्व है और जो न्यूक्लियोफाइल है ये भी इन्वॉल्व है। तो रेट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, क्योंकि आरडीएस में दोनों स्पीसीज इन्वॉल्व है, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जैसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि इस बार आरडीएस में दो स्पीसीज है, दोनों के एक एक नंबर थे, मतलब सबस्ट्रेट का भी एक ही मॉलिक्यूल था, न्यूक्लियोफाइल का भी एक ही मॉलिक्यूल था। तो इस केस में रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सबस्ट्रेट और दूसरा दैट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। इस केस में जो सबस्ट्रेट है इस पर पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल पर पावर 1 है, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये पूरा का पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से निकाला जाता है नॉर्मली ऑर्डर। तो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें हर एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर कितना पावर है उस चीज को हम लोग ऑर्डर के लिए यूज करते हैं। तो सबस्ट्रेट पर पावर 1 मतलब सबस्ट्रेट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल पर पावर 1 मतलब न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें रिएक्शन के लिए तो दोनों को मिला के टोटल पावर 2 हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। और क्योंकि पूरा रिएक्शन एक एलिमेंट्री स्टेप है, तो एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्युलरिटी डिफाइन कर सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी का मतलब उस एलिमेंट्री स्टेप के पार्ट में कितने रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक ही बार इन्वॉल्व है। तो एक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व है और दूसरा एक न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, केवल 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो अगर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसका मतलब हम लोग मॉलिक्युलरिटी वाला पार्ट आराम से 2 के बराबर लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को हम लोग बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 और मॉलिक्युलरिटी वाला पार्ट भी 2 मेंशन करके काम कर सकते हैं। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम रिएक्शन 1 बोल रहे थे तो वहां पे मॉलिक्युलरिटी तो डिफाइन ही नहीं कर सकते थे पहला चीज, और उधर ऑर्डर वाला पार्ट 1 निकल के आ रहा था। ठीक है, ऑर्डर 1 था, मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो अगर मान लो इस ग्राफ के हिसाब से या फिर इस कंसिडरेशन के हिसाब से बात करें तो इसमें अपने पास 2 कंसिडरेशन जैसे हम लोग रिएक्शन 1 में किए थे। पहला था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला ये चीज। और देख के मालूम पड़ रहा है कि ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक स्टेप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिएक्शन फीजिबल है, मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट रिएक्टिव होगा या लेस स्टेबल होगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल हो गया, अनरिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग इस पूरे केस में अगर एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम बनाए, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, मतलब कोई इंटरमीडिएट नहीं आएगा, और रिएक्टेंट वाला जो पार्ट है वो लेस स्टेबल है, मतलब हाई एनर्जी पे होगा, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, मतलब लोअर एनर्जी पे होगा। आराम से डायग्राम लोग इस टाइप का कुछ मेंशन कर सकते हैं। अगर ऐसा मन था तो डायग्राम वाला पार्ट कुछ ऐसा निकल के आया था, इसमें इंटरमीडिएट निकल के आ रहा था, बट यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं होगा। ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आराम से कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं, फिर एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम आराम से कंसीडर करते हुए काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक ट्रांजिशन स्टेट कंसीडर किया जा सकता है।
चलो ध्यान दो, जैसे एक तो ये पार्ट है ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट, जिसको हम लोग को थोड़ा डिस्कस करना होता है। इस कंपाउंड में ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, बट बहुत पहले हम लोग डिस्कस किए थे। जैसे आर के साथ लिविंग ग्रुप है और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल को हम लोग अटैच कर रहे हैं, तो इस पूरे केस में जैसे जैसे हम लोगों का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच हो रहा होगा, तो बोल सकते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा था और न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट ऐड हो रहा था। तो इसका मतलब एक ही स्टेप में हम लोग के कार्बन चेन के साथ अपना लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हटा, तो वहाँ डैश लाइन, मतलब उसका बॉन्ड ब्रेक होना है तो डैश लाइन, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना है तो इसका मतलब ये भी डैश लाइन। तो आराम से हम लोग अपने ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वाले पार्ट भी डैश लाइन पे और लिविंग ग्रुप वाले पार्ट भी डैश लाइन पे होंगे इस कार्बन चेन पे। और इन जनरल स्टैंडर्ड बुक्स में ट्रांजिशन स्टेट को साइन से डिनोट किया जाता है बड़े ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इमेजिनरी टाइप का स्टेट है, ठीक है। अब इस केस में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो इस केस में जैसे इसके आगे प्रोडक्ट ऐसा बनता है, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट अटैच हो गया और उसके अलावा लिविंग ग्रुप वाला पार्ट रह गया। तो लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज हट रहा होगा तो डेल्टा माइनस चार्ज, तो इसका नेगेटिव चार्ज बन रहा होगा तो यहाँ पे भी डेल्टा माइनस चार्ज करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होगा उस कार्बन चेन के साथ या उस सबस्ट्रेट के साथ, उस पार्टिकुलर टाइम पे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। और इस एक पॉइंट का बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है जो हम लोग रेट ऑफ SN2 में डिस्कस भी किया करते हैं। हम लोग उसके ऊपर एक बार सवाल भी आ चुका है 2016 में, जेई एडवांस में सवाल भी आ चुका है, जो केवल ट्रांजिशन स्टेट के नेगेटिवली चार्ज होने के ऊपर पूछा गया है। इस पूरे पार्ट में जो ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट है, ट्रांजिशन स्टेट में डेल्टा माइनस चार्ज होने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज नहीं सकता होगा। ये पहला चीज सर जो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। तो नेट का प्रॉब्लम हो रखा है, एक नेट का दिक्कत है। सर वॉइस लो अभी है। ठीक आ रहा है आवाज? क्या है? सर माइक वॉइस लो। दूर होगा थोड़ा। वॉइस स्लो है, स्लो और फास्ट का तो मतलब नहीं है। अभी आवाज ठीक आ रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है, ओके। फिर कम तो हो गया। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन जब भी हम लोग इस चीज में कंसिडर करेंगे, तो रिएक्शन वाले पार्ट में आर के साथ लिविंग ग्रुप जब न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कर रहा होगा तो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएंगे। जिस ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड बन रहा होगा, पार्शियल बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, तो इसलिए पार्शियल बॉन्ड डिनोट कर रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज जो पूरे के पूरे सबस्ट्रेट में अटैच हो गया, तो हमेशा जो ट्रांजिशन स्टेट है दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज। ये पहला पॉइंट जो हम लोग को कंसिडर करना है, सबसे फर्स्ट चीज। उसके अलावा हम लोगों को एक और पॉइंट कंसिडर करना होता है जो बेसिकली इस टाइप का है। मान लो कि कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है, तो उस कार्बन पे लिविंग ग्रुप वाला पार्ट तो जैसा होना है वो तो रहेगा, बट अगर उस कार्बन पे रिएक्शन हो रहा है तो उस कार्बन का एटलीस्ट 3 ग्रुप्स तो होंगे। अब 3 ग्रुप्स में हाइड्रोजन हो या कार्बन चेन मतलब, लेकिन 3 ग्रुप्स होंगे। सर बहुत लो आ रहा है। क्या यार, ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है अभी? अभी ठीक आ रहा है? तो आवाज ही नहीं आ रहा। हेलो, अभी आवाज आ रहा है क्या? साउंड बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, मतलब नॉइज आ रहा है। हेलो, हेडफोन ही पहन लीजिए। अरे हेडफोन नहीं, सर बैकग्राउंड का साउंड बहुत गंदा आ रहा है। अभी भी आ रहा है क्या? कभी रुक गया? हेलो,
अभी अभी आवाज आ रहा है? बताओ। यस सर आ रहा है। हाँ आ रहा है। ठीक है, ओके। तो जैसे हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे थे कि हम लोग जो ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं, उस ट्रांजिशन स्टेट वाले पार्ट में जैसे कार्बन के साथ हम लोग का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है, ये रहना ही रहना है। जैसे मान लो कि अगर कार्बन चेन के साथ किसी भी कार्बन को हम ग्रुप डाल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन हुआ तो भी हो सकता है कि 3-4 ग्रुप हो कार्बन चेन के। तो अगर हम लोग तीनों के तीनों को कार्बन चेन ही लेके चले, मान के चलते हैं, तो जब रिएक्शन होगा तो जिस साइड से हम लोग का लिविंग ग्रुप कटेगा, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा 3 कार्बन चेन वाला पार्ट या 3 के ग्रुप होंगे जो कार्बन को भी प्रेजेंट होने चाहिए, भले वो कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन 3 ग्रुप होने तो चाहिए। तो अगर मान लो कि ऐसे पार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरह का जो हमने स्ट्रक्चर डिनोट किया, तो इसका एक शेप हम लोग डिस्कस कर चुके थे केमिकल बॉन्डिंग में। इस शेप को क्या बोला जा सकता है? बता देते हैं। इस पार्टिकुलर शेप को हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं, और कौन सा ज्योमेट्री बोलते हैं? किसी को याद नहीं है? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। 5 ग्रुप है, अगर 5 एटम्स है तो केस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। एक तो ये पार्ट हम लोग को ध्यान रखना है, सबसे पहला पार्ट। लेकिन एक और चीज इसी के साथ साथ ध्यान रखना है, ऑल्दो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन हम लोग का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन वाले पार्ट का, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के हिसाब से इसकी डी नहीं कंसिडर करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाले पार्ट में, इसकी कोई कंसिडरेशन लेके चलते हैं, क्योंकि जो शेप है वो एटम्स के पोजीशन से डिसाइड होता है। तो एटम्स के पोजीशन के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बॉन्ड के नेचर से डिसाइड होता है। तो ऑल्दो ट्रांजिशन स्टेट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन हम लोग का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ये एक छोटा सा पॉइंट हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। तो जब SN2 रिएक्शन होगा तो इस केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है नेगेटिवली चार्ज होगा, पहला चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहेगा, और उसके अलावा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में निकल के आएगा। नोट करो डायग्राम को पूरा। ये दोनों पॉइंट का ध्यान रखना। ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट नेगेटिवली चार्ज होगा, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा या फिर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में रहेगा। ऑल्दो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, लेकिन कंसिडर यही करके चलते हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग इस पूरे के पूरे रिएक्शन को समझने की कोशिश करें, तो हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हट रहा है उसके दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट आ रहा है। सेम साइड से आ भी नहीं सकता, क्योंकि लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के वजह से उसको रिपल्शन मिलेगा। तो हम लोग एक ऐसा डायग्राम मेंशन कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट डायग्राम वाला पार्ट मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों का डायग्राम को सीधे रखा,
लिविंग ग्रुप वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग का लिविंग ग्रुप इधर दे रखा, उसके अलावा कोई कार्बन चेन वाला पार्ट है, वाले पार्ट पे भी हम लोग के पास एक कार्बन चेन वाला पार्ट है और एक जगह पे हाइड्रोजन लेके चल लेते हैं। तो जो हम लोग का टेट्राहेड्रल शेप ऑलमोस्ट इस टाइप का कंसिडर किया जा सकता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि ये तीनों के तीनों जो कार्बन चेन्स हैं, तो इन कार्बन के ऊपर लिविंग ग्रुप के अलावा जो बाकी बचे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर इस चीज को हम लोग कंसिडर करके चले तो इस केस में हम लोग का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, वो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट लिविंग ग्रुप के साइड से अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लिविंग ग्रुप की वजह से रिपल्शन मिलेगा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम का चीज होगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, तो इस साइड से अप्रोच ना करके उसको दूसरे साइड से अप्रोच कर ले, मतलब जिस साइड से लिविंग ग्रुप है उस साइड से अप्रोच ना करके उसको अपोजिट साइड से अप्रोच कर ले। इस चीज को हम लोग बैक साइड अप्रोच या फिर बैक साइड अटैक आराम से बोल सकते हैं। और उसके पीछे एक और भी रीजन है। अगर हम लोग यहाँ के हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से बात करें तो इस केस में जो हम लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो हम लोग का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये जो छोटा वाला पार्ट है जो पीछे छोटा सा ऐसा हम लोग लोब बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये अपना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इस केस में हम लोगों का जो एंटी बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो डेफिनेटली पीछे के साइड में ही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा बना सकते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट के बारे में ऐसा कंसिडर किया जाता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही कोऑर्डिनेट करता है, और क्योंकि लिविंग ग्रुप का रिपल्शन का फैक्टर था तो उस साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है एंड अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस कार्बन लिविंग ग्रुप के बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस जगह पे अप्रोच करेगा तो उसकी वजह से ये पूरा का पूरा हम लोग कंसिडरेशन ऐसा लेके चलना शुरू करते हैं कि हम लोग का डायग्राम कुछ ऐसा निकल जाना शुरू होगा। यहाँ पे जो कार्बन था उस कार्बन वाले पार्ट में ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं, तो पहले लिविंग ग्रुप इस साइड है लेफ्ट साइड में, अभी न्यूक्लियोफाइल दूसरे साइड से आना है। तो मान लो कि जैसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर है कि मेरा जो हाथ है ये इस टाइप से है, फिर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट जो है सॉरी न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अप्रोच करेगा, ये पूरा का पूरा पार्ट फ्लैट होगा, और जैसे हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन डिस्कस किए थे एग्जैक्टली सेम टाइप से पूरा पार्ट फ्लैट होगा, और जब ये इधर अटैच होगा तो ये पूरा साइड दूसरी तरफ अपने बॉन्ड्स को शिफ्ट कर लेगा। तो जो अम्ब्रेला इन्वर्जन था सिमिलर टाइप का केस है कि पहले पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, फिर जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा तो हॉरिजॉन्टल होगा या फ्लैट होगा, फिर उसके बाद दूसरे के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो अपने स्ट्रक्चर में जो कार्बन चेन वाला पार्ट है R1, ये नॉर्मल लाइन पे था तो नॉर्मल लाइन पे ही रहेगा, जो चीज सॉलिड पे है वो पार्ट सॉलिड पे ही रहेगा R2 वाला पार्ट, और जो चीज डैश पे है वो डैश पे ही रहेगा। उसके अलावा अपना न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट लेफ्ट साइड से सॉरी राइट साइड से अप्रोच करेगा, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट आराम से उससे अपोजिट डायरेक्शन से निकल रहा होगा। और उसके बाद लास्ट स्टेप में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कार्बन वाले पार्ट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ राइट साइड से, जो कार्बन चेन R1 नॉर्मल लाइन पे था वो नॉर्मल रह गया, जो चीज सॉलिड पे था वो चीज सॉलिड हो गया, और जो चीज डैश पे था तो डैश पे ही रह गया। ये हम लोगों के कंपाउंड के फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है SN2 रिएक्शन के टाइम पे। तो जब SN2 रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अप्रोच करेगा और उसके हिसाब से ये कंसंट्रेशन आराम से ले सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट पहले नोट कर लो, तो पॉइंट के नोट करने के बाद हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री यहीं पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आराम से आगे फैक्टर्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। पॉइंट नोट डाउन कर लो पहले। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन backside attack of nucleophile takes place. Backside attack of nucleophile takes place, and the nucleophile coordinate its electron in the anti-bonding molecular orbital of carbon leaving group bond.
in the anti-bonding molecular orbital of carbon leaving group bond. और इसको नोट करने के बाद हेडिंग डाल देना यहाँ पे SN2 reaction. Stereochemistry of SN2 reaction. पहले stereochemistry डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद फैक्टर्स पे जाएंगे, फिर बाकी चीजों को सर वॉइस फिर लो, क्या वॉइस फिर से लो हो गया। सर वॉइस लो क्यों हो जा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो लाइट बहुत देर से नहीं हो सकता है, इसको ऐसा प्रॉब्लम होगा। केवल उसी को लो कि सबको लो सुनाई दे रहा है, बाकी लोग सही में लो। सही में लो है। होता है भाई इसका, बताओ कोई उपाय बताओ, तो ये ज्यादा टेक्निकल आदमी है। ईयरफोन का माइक को मुंह के पास ले तो। ईयरफोन का माइक तो मुंह के पास ही, और कितना पास लाए। आप ठीक है, आप ठीक। आप ठीक है सर। अब ठीक आ गया। अच्छा यहाँ ऐसे बोलने पे ठीक आ रहा है। यस सर। हे भगवान, चलो ठीक है, ऐसे ही बोल लेंगे। चलो भी ध्यान दो, जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन वाला जो पार्ट है, इसमें पहले ये डायग्राम नोट कर ले, पूरा का पूरा डायग्राम तो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। एक मिनट, डायग्राम नोट कर लिए पार्ट। अंशु तुम्हारे हजारीबाग में लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया ना? हाँ 144 लागू हो गया ना उधर? हाँ हो गया। बढ़िया है। और भागलपुर में भी हो गया आदित्य? यस सर। सर लेकिन कोई फॉलो वॉलो नहीं करता है। फॉलो नहीं करता है ना तो और हालत खराब होगा, लोगों को समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम डिजीज से नहीं है, कोरोना वायरस बहुत डेडली नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है और आदमी इसको रिकवर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि फैलता बहुत तेजी से है। तो अगर बहुत तेजी से मान लो कि बोकारो में 1000 लोग हो गया, एकदम से 1000 लोग हो गया, तो 1000 बेड है क्या यहाँ पे? पॉसिबल नहीं है। दिक्कत इस चीज का, लॉकडाउन करने का मेन सेंस ये है कि एकदम से केसेस फैल नहीं जाए, ताकि चीजें कंट्रोल के हिसाब से आराम से मैनेज कर ले। कोई भी 10 दिन 12 दिन अगर हेल्थ केयर में रहेगा तो अपने आप रिकवर हो जाएगा, अनटिल अनलेस की बहुत बात किया हो अपने बॉडी के साथ। लेकिन लोग समझ ही नहीं रहे, लोगों को लग रहा है नॉर्मल लाइफ है, तो क्या कर सकते हैं। जिस लोकेलिटी में होगा ना उधर माहौल एकदम सन्नाटा हो जाया करता होगा। सिटी सेंटर में जिस दिन आ गया ना, उस दिन मालूम पड़ा कि हाँ भाई अब नहीं। जिस दिन न्यूज में आ गया कि सिटी सेंटर में केस आ गया, सिटी सेंटर खाली हो जाएगा, उस दिन एक आदमी नहीं दिखाई देगा। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। यार नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग का जो दोनों वाईफाई है दोनों काम नहीं कर रहा अभी।
पहले एक काम करो, तुम लोग नोट कर लो इस चीज को, आज के लिए क्लास एंड करते हैं। ये नोट कर लो और क्लास एंड करते हैं, क्योंकि आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है और नेट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक काम कर सकते हैं, ये क्लास एंड तो कर रहे हैं हम, इसका लेक्चर तुम लोगों का रिकॉर्ड कर देते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उस चीज को वहां से देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास एंड कर देते हैं ताकि तुम लोगों का लेक्चर पीछे ना हो, और अगर कोई भी डिफिकल्टी होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसका डिफिकल्टी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर है हम आज एंड कर रहे हैं, इसके आगे का जो भी लेक्चर आपको देना है उसको रिकॉर्ड करके हम नेट पे अपलोड कर देंगे इस वीडियो के साथ साथ, वहां से उस चीज को देख लेना। आज के लिए क्लास एंड करते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है और पता नहीं नेट का प्रॉब्लम आ रहा है।